मलक साहब, मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि अब जो सरकार है, आपकी आवाज माफ कीजिएगा बार बार कट रही है मलक साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाई तालिबान तो आपके दोस्त है ना, तो अफगानिस्तान से तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों को क्यों आने दे रहे हैं? अब तो हमारे दोस्त वहां है नहीं ना, गोली मार दे तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों को। और हमारे दोस्त होते ही तो वो बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दे। अच्छा ठीक है, चलिए आपका अपना तर्क है, लेकिन मैं सीधे सबसे पहले दीपक वोरा जी के पास जाऊंगा, फिर जनरल साहब के पास जाऊंगा। दीपक वोरा साहब, हमारे पास क्या इतना वक्त है कि हम एक अपना वक्त जाया करें एक टेररिस्ट को ट्रेन करने में, पाकिस्तान भेजने में, और वहां पर 100 लोगों को जो उसने उड़ाया, जबकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, सबको पता है इसका लिंक किससे है, सीधे पाकिस्तान से। आभारी हूं आपका सर कि आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। एंड बाय द वे आई एम वेरी प्राउड कि मेरा नाम भी दीपक है, आई एम एसोसिएटेड विद यू। आप तो भारत के सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं। मैंने अपने हाथ में एक कॉलर पिन नया आया है सर, मैं आपको भी एक भेजूंगा, अपने पाकिस्तानी दोस्तों को भी। ये मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूं, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट। ये आप देख रहे हैं, ये भारत का ये तिरंगा रंग है, 2047 इसके मायने आप जानते हैं, क्योंकि ये हमें चुनौती दी गई है, एक टारगेट दिया गया है टू अचीव डेवलप्ड कंट्री स्टेटस। अब 2-3 करेक्शंस मैं करना चाहता हूँ। $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं है, हम $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुके हैं। सर मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं रिग्रेशन एनालिसिस में स्पेशलिस्ट हूँ। हम जर्मनी से आगे निकल चुके हैं, अब फिगर्स आ जाएंगे कुछ महीनों में IMF के। ये पहली चीज आपको बताना चाहता हूँ। फिर मैं पाकिस्तान के बाद, मुझे जस्ट गिव मी 2 मिनट्स सर। जो पहली हमारी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, उसको पहुंचने में हमें 6 दशक लगे थे। 2nd ट्रिलियन में 1 दशक लगा, 3rd ट्रिलियन में आधा दशक लगा, 4th ट्रिलियन में क्वार्टर दशक लगा, और 5वां ट्रिलियन जो 2025 तक आएगा हमें 1 साल लगेगा। अब जो हमारे में दोस्त हैं पाकिस्तान के, यानी सर 2025 तक हमारी इकोनॉमी 1947 की अपेक्षा लगभग 2000 गुना बढ़ी है, पाकिस्तान की लगभग 100 गुना बढ़ी है। अंतर आप खुद देख लीजिएगा, फिगर्स सबके लिए हैं। पाकिस्तान का नर्वस सिस्टम टूट चुका है सर। नर्वस सिस्टम वो होता है जो आपके मस्तिष्क और आपकी रीढ़ की हड्डी को कंट्रोल करता है। इसको अंग्रेजी में परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं। इकोनॉमिक स्टॉर्म है, पॉलिटिकल, टेररिज्म, सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक, हेल्थ, आइडियोलॉजी। हमेशा पाकिस्तान रहता है डिनायल में। अगर अभी हमने सुना हमारे जो वरिष्ठ मेहमान आए हैं उस देश से कि जी हाँ यहाँ बाढ़ आई थी, वो तो क्लाइमेट की गलती है, आतंक है वो तो इंडिया की गलती है, जो हम लोग बैंकक्रप्ट हैं वो तो IMF की गलती है। भाई कभी आपने गलती की है? और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं सर कि डेवलपमेंट के लिए, सर मैं तो 3 अफ्रीकी देशों में वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूं, जैसे आपने अभी बताया था। डेवलपमेंट के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता, सेल्फ। इनके पास कुछ नहीं है। जिन 3 देशों में मैं काम करता हूं सर, आपको जान के आश्चर्य होगा, तीनों के लीडर्स ने, हमने एक वर्चुअल समिट किया था ग्लोबल साउथ का सर, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था। तीनों के लीडर्स ने मुझसे पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी को 1 साल के लिए हमें दे सकते हो, हम उसको वेट लिस्ट पे लेना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं सर, अभी हमें जरूरत है उनकी, बाद में आपको दें। तो ये जब इस इंसान की छवि बन चुकी है, सारे एसेंशियल्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग अनस्टॉपेबल हैं, यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना मैं कहूंगा कि सर हमारे जो मेहमान हैं पाकिस्तान से, किसी भी पार्टी से हो, पहले आप अपनी हकीकत समझिए सर। एलिस इन वंडरलैंड में एलिस चेशायर कैट से कहती है मुझे बाहर का रास्ता बताओ, चेशायर कैट कहती है आपने जाना कहाँ है? एलिस कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, चेशायर कहती है फिर कोई भी रास्ता ले लो। तो पहले तो आप तय कर लीजिए आप जाना कहां चाहते हैं। डोंट लिव इन फैंटेसी लैंड। एक बार हकीकत में उतर आए फिर आपका रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, मैं सीधे यहां से हुमायूं साहब के पास चलता हूं। हुमायूं साहब, एक बड़ा शेर है मिर्जा गालिब का, मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो अभी भी आप डिनाइल करके क्या दिल को ही बहला रहे हैं, या हकीकत से आप रूबरू होना चाहते हैं कि भाई हमारे ये हालत क्यों बने? देखिए, बड़े अच्छे गुफ्तगू अभी की है आपके जो मेहमान हैं इंडिया से इन्होंने, और मैं काफ़ी बातों में इनसे एग्री करता हूँ। पाकिस्तान को अपने मुआशी हालात को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। उसमें ह्यूमन कैपिटल की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंसेस हैं उसको कवर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो काफी ज्यादा चीजें हैं, प्रोडक्शन सेक्टर को नए सिरे से उसको बढ़ाने की जरूरत है। काफी ज्यादा मामलात हैं जिनके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। देखिए, हम स्टेट ऑफ डिनाइल में नहीं हैं,
इंडिया के अंदर शायद ये रियलाइजेशन एक डेकेड या उससे कुछ पहले पैदा हुई थी। पाकिस्तान के अंदर वो जो है आज पैदा हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि हो रही है या हो गई है हुमायूं साहब? और अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए। और देखिए पाकिस्तान के अंदर मैं आज भी एक और आपके चैनल पे कह रहा था, ये एक और रियलाइजेशन है पाकिस्तान की आवाम के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी अदारे के मुतालिक या हुकूमत के मुतालिक बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं खिते के साथ या जितने भी ममालिक खिते में उनके साथ बड़े अच्छे होने चाहिए। इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में पाकिस्तान को और इंडिया को, इनकी जो लीडरशिप है, इनको मिलकर किरदार अदा करना चाहिए एक दूसरे को करीब लाने का। तो इस तरह की जो सवाल बताइए ना, अगर यही करना था तो 1947 में आपने अलग देश क्यों मांगा था मजहब के आधार पर? हुमायूं साहब ये भी बता दीजिए। अभी कह रहा था पाकिस्तान का एक आम शहरी कह रहा था वायरल वीडियो में कि भाई अगर हम भारत के साथ मिले हुए होते, अगर हमारा पार्टीशन ना होता तो टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहा होता, चिकन 150 रुपए किलो मिल रहा होता और पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा होता। देखिए ये मैं इसमें स्टार्ट में भी कह रहा था कि ये ना कुछ चीजों का कॉन्टेक्स्ट जो है ना उससे बाहर ये चीजें होती हैं जब इस तरह के इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं। पाकिस्तान की जो आवाम है उसके अंदर रिजेंटमेंट जरूर है, महंगाई है, इन्फ्लेशन आपको पता है बड़ा मुतासिर करती है लोगों को। तो आम आदमी की जो जिंदगी है वो उससे काफी मुतासिर हुई है। तो इस वजह से शायद लोग जो हैं वो एक बड़े बिखरे हुए हैं और बड़े सख्त अंदाज में अपने जो नुक्ता नजर है वो मीडिया तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं तो उसे उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखता हूं। तो वो उसमें लेकिन आप ये सब तब करेंगे ना सर, आप हुमायूं भाई ये सब तब करेंगे ना जब बैंकरप्ट होने से बच जाएंगे। ये तो बड़ी बात की बात है कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। अरे जब खाने को ही नहीं होगा, चलने के लिए पेट्रोल नहीं होगा, तो ये सब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहां से होंगे? और कौन सी अदारा या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी करेगी? $1 बिलियन के लिए भिखारी बने हुए जनरल से ना, जब पब्लिक ये बात कहने लगे और उसको ये रियलाइजेशन हो जाए, क्या पाकिस्तान में जो इलीट क्लास है जो देश को चलाता है, पॉलिटिकल क्लास है जो देश को चलाता है, इलीट क्लास है जो परसेप्शन बनाता है, उनमें ये रियलाइजेशन है जो पाकिस्तान की जनता में है? क्योंकि अल्टीमेटली चलाना तो हुक्मरानों को है ना, जनता को नहीं। जय हिंद दीपक साहब, और जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए उनको खैर मकदम करता हूं मैं। देखिए आपका जो सवाल इतने डीप हैं। आपने ये कहा कि पाकिस्तान के क्या हुक्मरान जो उनका 1% है। देखिए 22 करोड़ की आबादी के अंदर में जो प्रिविलेज क्लास है पाकिस्तान में वो है 1%। 99 है जिसकी आवाज़ आज आपने टीवी चैनलों में चलाई, जो कहता है अल्लाह करता कि ये बंटवारा ना होता। वो तो वहाँ के 99% लोगों की आवाज़ है। आपको याद होगा दीपक जी, एक डिबेट में मैं बैठा था जब गिलगिट बाल्टिस्तान में -35 डिग्री सेल्सियस के अंदर में लोग उन ठंड के ठिठुरन में ये कह रहे थे कि हम रास्ता खोल दो, हम भारत के साथ आके मिलना चाहते हैं। मैं उस तरफ अपनी डिबेट को नहीं ले जाना चाहता, नहीं तो फिर तू मैं शुरू हो जाएगा। जो तथ्यों के आधार पे आज जो बात हो रही है उसके ऊपर करूंगा। देखिए ये जनता, ये 99% लोगों के अंदर की आवाज है। उनको आवाज को पढ़ने की आप चेष्टा कीजिए। कोई ये कहता है कि यहां भी बैठे हुए कुछ हमारे जो मेहमान हैं वो भी कहते हैं कि बांग्लादेश को हम भूल जाना चाहिए। ये तो कहते हैं कि बांग्लादेश को कभी हम माफ ही नहीं करेंगे।